हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स के 12 नंबर चैप्टर प्रकाश के परिवर्तन एवं अपरिवर्तन के महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा दोस्तों, जो कि पहले से कुछ एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिए दोस्तों। इसमें हमने 34 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया दोस्तों, और कमेंट करके बताया दोस्तों आपको पहले से कितने ऑब्जेक्टिव मालूम थे। ठीक है दोस्तों, ताकि हमें पता चल सके दोस्तों कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है दोस्तों, ताकि मैं उसी आधार पर क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से हम आपको और सब्जेक्ट की तैयारी करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहते हैं मृगा मरीचिका का कारण क्या है। मृगा मरीचिका का दोस्तों क्या कारण है, तो ऑप्शन में दिया गया अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की, ऑप्शन बी विवर्तन की, प्रकीर्णन की, व्यतिकरण। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मेरे मृगमरीचिका का दोस्तों कारण है। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो देंगे दोस्तों। या पहले से भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे दोस्तों याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चल दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो यह भी दोस्तों एग्जाम में पहले से भी पूछा जा चुका है। ठीक है, समतल दर्पण की दोस्तों वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अनंत होती है कि शून्य होती है कि 5 सेंटीमीटर होती है कि -5 सेंटीमीटर होती है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दोस्तों अनंत होती है। ठीक है, इन्फिनिटी दोस्तों यहाँ पर समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। इसे दोस्तों ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत हो जाए। सारा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन को याद करते जाइएगा। ठीक है, और सभी लोग लास्ट चैप्टर में आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन का था कि तालाब की नली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी प्रतीत होती है, इसका दोस्तों कारण क्या होता है। तो इसका दोस्तों जो कारण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण की, प्रकाश का परावर्तन की, प्रकाश का अपवर्तन की, या नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों प्रकाश का, जी हाँ दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तालाब की तले जो होती है कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है दोस्तों। कैसी उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब देंगे दोस्तों। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। चल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का है, वास्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब दोस्तों याद रखिएगा सीधा होता है। वास्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन में दिया गया उत्तल दर्पण से कि अवतल दर्पण से कि समतल दर्पण से कि नॉन ऑफ दीज। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो दोस्तों कह रहा है कि वास्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तु से आभासी प्रतिबिंब दोस्तों अवतल दर्पण बनता है। ठीक है, वास्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब दोस्तों किसमें बनता है, तो अवतल दर्पण को याद रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कमेंट करके दोस्तों बतलाना दोस्तों 34 में आपको कितने पहले से मालूम थे। चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। कैसा दोस्तों, चमकता दिखाई देता है। 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन में दिया परिवर्तन के कारण, क्या परिवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का है कि नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। क्या, तो किसी कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता न रहता। पानी के अंदर दोस्तों वायु का बुलबुला है, ठीक है, जो चमकता न रहता है, यह दोस्तों इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, कहता है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन कि क्रांति कोण सागर माध्यम है। क्रांति कोण सागर माध्यम में वह अपतन कोण है। क्रांति कोण सागर माध्यम में वह अपतन कोण है जिसके संगत विरल कोण, जिसमें संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। ध्यान समझिए क्या कहता है, क्रांति कोण सागर माध्यम में वह अपतन कोण है। क्रांति कोण सागर माध्यम में वह अपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम है, जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन का कोण होता है। तो कितना दोस्तों डिग्री होता है, ऑप्शन में दिया गया 0 डिग्री की, 57 डिग्री की, 19 डिग्री की, 180 डिग्री। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर दोस्तों 19 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दोस्तों राइट जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वास्तु आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, किस दर्पण के द्वारा वास्तु को आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, ऑप्शन में दिया क्या, केवल समतल दर्पण द्वारा कि केवल अवतल दर्पण द्वारा कि केवल उत्तल दर्पण द्वारा कि तीनों के द्वारा, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर दोस्तों बात करेंगे। ठीक है, तो कहता है दोस्तों निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वास्तु से दोस्तों आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी, डी भी। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, केवल समतल दर्पण के द्वारा नहीं दोस्तों,
समतल दर्पण के द्वारा भी, अवतल दर्पण के द्वारा भी और उत्तल दर्पण के द्वारा भी कैसा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? तो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे दोस्तों। क्या? तो आभासी प्रतिबिंब दोस्तों जो प्राप्त किया जाता है वो समतल दर्पण का भी से भी प्रयोग किया जाता है और अवतल दर्पण से प्राप्त किया जाता है, उत्तल दर्पण से प्राप्त किया जाता है। यानी कि दोस्तों ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन करा है कि एक पेन छेद कैमरा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों एक पेन है जो छेद कैमरा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों एक पेन छेद कैमरा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन में देगा अपवर्तन पर करता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर करता है कि परिवर्तन पर कार्य करता है कि प्रकाश के रेखीय प्रसार पर कार्य करता है। तो कहता है दोस्तों एक पेन छेद कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्यान रखें दोस्तों प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर काम करता है। ठीक है, प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर एक पेन छेद कैमरा सिद्धांत कार्य करता है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों डी होंगे। ठीक है, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इसे दोस्तों डी सुधार लेना। ठीक है, इसका डी राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा जब किरण जाती है। दोस्तों कहता है दोस्तों कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण का मान अधिकतम कब होगा दोस्तों? तो जब किरण कांच से पानी में जाएगी, कि कांच से वायु में जाएगी, कि हीरे से वायु में जाएगी, कि पानी से वायु में जाएगी। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है दोस्तों ध्यान से समझिएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा जब किरण जाएगी। तो कांच से पानी में जाएगी तभी संभव है दोस्तों। कांच से दोस्तों पानी में जाएगी तभी दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा। ठीक है, जब किरण कहाँ जाएगी दोस्तों? कांच से पानी में जाएगी, कांच से पानी में जाएगी तभी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन में दोस्तों ये बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर का आता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाने पर मुड़ जाती है। तो किरण को मुड़ने की घटना को कहा जाता है, किरण को मुड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? ध्यान समझिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को कहा जाता है। चलिए ऑप्शन में दोस्तों दिया गया व्यतिकरण की, बानक विक्षेपण की, अपवर्तन की, परावर्तन। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, अपवर्तन कहलाता है दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। प्रकाश के मुड़ने की घटना को दोस्तों क्या कहते हैं? मुड़ने की घटना को दोस्तों अपवर्तन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक दोस्तों सबसे अधिक होता है? तो कौन सा अपवर्तनांक है दोस्तों जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? चलिए ऑप्शन में दिया है कांच की, पानी की, लोहा की, हीरा की। दोस्तों हीरा, ठीक है, लोहा। दोस्तों क्या होता है राइट जवाब? तो कहता है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों सबसे अधिक अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं 2.42 यह दोस्तों किसका अपवर्तनांक है? अगर जानोगे दोस्तों तो बिल्कुल राइट जवाब कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यह अपवर्तनांक सबसे ज्यादा हीरा का होता है। यही दोस्तों ये अपवर्तनांक है जो सबसे अधिक है। ठीक है, अपवर्तनांक में। ठीक है दोस्तों, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो हीरा का। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में किसके लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो हीरा के लिए। ध्यान रखें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक दोस्तों कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक दोस्तों पूछा है। ठीक है, तो यहीं पर दोस्तों हीरा का बात किया था। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक दोस्तों 2.42 होता है। ठीक है, करीब होता है दोस्तों, लेकिन कह सकते हो 2.42 यहाँ पर दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक होता है। देख सकते हो दोस्तों ऑप्शन ए में भी नहीं, ऑप्शन बी में है, ना ही ऑप्शन डी में है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है दोस्तों। ठीक है, किसका अपवर्तनांक? तो हीरा का। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का प्रकाश का वेग महत्तम होता है हवा में होता है कि शीशा में होता है कि पानी में होता है कि निर्वात में होता है? प्रकाश का वेग महत्तम होता है कहाँ पर होता है दोस्तों? प्रकाश का वेग महत्तम ऑप्शन दिया गया दोस्तों 4 दिए गए हैं। तो प्रकाश का वेग महत्तम होता है निर्वात में। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी बिल्कुल राइट जवाब है। प्रकाश का वेग सबसे महत्तम होता है वो निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों जब प्रकाश एक माध्यम से
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो कौन सी राशि परावर्तित नहीं होती है। कहा था दोस्तों जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो कौन सी राशि है वो नहीं परिवर्तित होती है। कौन सी राशि है दोस्तों वो परिवर्तित नहीं होते हैं। ऑप्शन में दिया है तरंगधार, ऑप्शन बी में दिया गया आवृत्ति, ऑप्शन सी में दिया है चाल, ऑप्शन डी में दिया है आयाम। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आवृत्ति है जो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो दोस्तों एक प्रकाश है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो दोस्तों वो नहीं बदलता है यानी परिवर्तित नहीं होता, वो आवृत्ति है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन करा कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होगा, किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे अधिक होगा। चलिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए लाल रंग का होगा कि हरे रंग का होगा कि पीले रंग का होगा कि बैंगनी रंग का होगा। तो कह रहा है दोस्तों क्या पूछा है यहाँ पर, ध्यान से समझिए। कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होगा, किसका क्रांति कोण सबसे कम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बैंगनी रंग का क्रांति कोण सबसे कम होगा। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा दोस्तों बैंगनी रंग के लिए। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को कहा जाता है। चलिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया, क्रोड कहा जाता है कि सकेंद्रीय कहा जाता है कि बोथ यानी कि यहाँ पर दोनों हो जाएंगे कि नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर का जो केंद्रीय भाग होता है दोस्तों वो क्रोड का बना होता है। किसका दोस्तों बना होता है, ऑप्टिकल फाइबर का दोस्तों केंद्रीय भाग जो होता है वो क्रोड का बना होता है। या दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर है जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कार्य पर आधारित है। इससे भी दोस्तों याद रखना है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। इससे भी दोस्तों ध्यान रखना। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर का केंद्रीय भाग को कहा जाता है, ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग का दोस्तों क्या कहा जाता है, तो क्रोड कहा जाता है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन करें, क्लाइंडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से कहता है कि क्लाइंडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से होता है, समान होता है कि कम होता है कि अधिक होता है कि नन ऑफ दिस हो जाएंगे। तो क्लाइंडिंग का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों वो क्रोड के अपवर्तनांक से यहाँ पर कम होता है। क्या होता है, कम होता है। क्लाइंडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से कम होता है। क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। क्लाइंडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों अभी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वायुमंडल के डॉट में परिवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। किसके कारण दोस्तों, वायुमंडल के परिवर्तन के कारण दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं। चलिए ऑप्शन में दिया तीव्रता से, क्या दिया है दोस्तों, तीव्रता से। ऑप्शन में दिया आवृत्ति, ऑप्शन में दिया अपवर्तनांक, ऑप्शन में दिया नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएंगे, जो वायुमंडल के अपवर्तनांक के कारण अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण वायुमंडल अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण वायुमंडल में क्या है दोस्तों, वायुमंडल में अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण अपवर्तनांक में परिवर्तन होता है दोस्तों। ध्यान से समझिए रातिए नहीं, वायुमंडल में अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बस बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कि उत्तल लेंस को कहा जाता है, या तो ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता है कि अभिसारी लेंस को कहा जाता है, या उत्तल लेंस को कहा जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या देंगे, उत्तल लेंस को नहीं अब तो उत्तल लेंस कहा जाता है, ना ही अपसारी लेंस कहा जाता है, ना ही ऑप्शन डी हो गए। तो दोस्तों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उत्तल लेंस को कैसा लेंस कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस। वहीं दोस्तों यहाँ पर अवतल लेंस की बात करता है। ठीक है दोस्तों, अवतल लेंस की बात करता है। ठीक है, अवतल लेंस की बात करता है तो क्या करता है दोस्तों, आप सब लोग दोस्तों अवतल लेंस की बात करता है तो यहाँ पर अपसारी लेंस हो जाता है। ठीक है, अवतल लेंस को दोस्तों यहाँ पर अपसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, और उत्तल लेंस को अभिसारी। इसे दोस्तों याद रखना, क्लास 10th में पढ़े होंगे तो बिल्कुल याद होगा, अगर नहीं याद है तो याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहता है प्रकाश वर्ष मात्रक है। चलिए ऑप्शन ए में दिया गया है प्रकाश वर्ष का मात्रक है कि दूरी है कि समय है कि ऊर्जा है कि तीव्रता है। तो कहता है दोस्तों प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है,
तो प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक दोस्तों कौन है, तो यहाँ पर प्रकाश वर्ष हो जाएंगे। प्रकाश वर्ष दोस्तों किसका मात्रक है, तो दूरी का हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। ठीक है, राइट जवाब क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो यहाँ पर दोस्तों दूरी का हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि जाल का अपवर्तनांक होता है क्या दोस्तों, जाल का अपवर्तनांक होता है। तो जाल का दोस्तों अपवर्तनांक 1.33 होता है दोस्तों। जाल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। ठीक है, यह जाल का अपवर्तनांक होता है। ठीक है दोस्तों, जाल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। अब वायु का दोस्तों कितना होता है, 1.0003 होता है। वहीं बर्फ की बात करेगा तो 1.31 होगा बर्फ का। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मेरा बात कर रहा है जाल का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। जाल का जो दोस्तों अपवर्तनांक होता है वो 1.33 होता है दोस्तों। 1.33 किसका होता है, तो जाल का अपवर्तनांक। वहीं दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है दोस्तों, जो कि ज्यादा अपवर्तनांक वाला दोस्तों कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी बी हो जाएंगे। 1.33 दोस्तों किसका अपवर्तनांक होता है, तो जाल का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, चलिए दोस्तों कंफ्यूजन वाला लाइव चैट में आंसर कमेंट कीजिए तो फिर प्लीज। चलिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वाक्ता त्रिज्या होती है, या क्लास 10 में पढ़े होंगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वाक्ता त्रिज्या की होती है, दोगुनी होती है कि समान होती है कि आधी होती है कि नानोब्दिज हो जाएंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग दोस्तों जवाब देंगे, कोई नहीं बैठेंगे। चलिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वाक्ता त्रिज्या की आधी होती है। कैसे होती है दोस्तों, F/R/2 R/2 होता है दोस्तों। ठीक है, पढ़े होंगे क्लास 10 में। ठीक है दोस्तों, गोलीय दर्पण की फोकस उसकी वाक्ता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जो होंगे दोस्तों, आधी होती है। चलो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन करें, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का घनत्व, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का घनत्व कैसा होता है, कम होता है कि अधिकतम होता है कि समान होता है कि असमान होता है। तो पृथ्वी के सतह पर वायुमंडल का जो घनत्व होता है, पृथ्वी के सतह पर वायुमंडल का जो घनत्व होता है दोस्तों वो अधिकतम होता है, अधिक होता है दोस्तों। पृथ्वी के सतह पर वायुमंडल का घनत्व अधिकतम होता है यानी अधिक होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ध्यान से समझिए, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का घनत्व अधिकतम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र दोस्तों क्या हो जाएंगे, बतला सकते हो। तो दर्पण सूत्र जो होता है दोस्तों 1/F। ठीक है दोस्तों, 1/B प्लस U होता है दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब है। उत्तर लेंस की बात करेगा तो माइनस बस लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम हो जाएगा दोस्तों, स्नेल का नियम है। स्नेल का दोस्तों नियम क्या है, साइन आई बटे साइन आर। आप दोस्तों क्लास 10 में पढ़े होंगे। ठीक है, स्नेल का दोस्तों जो नियम है वो साइन आई बटे साइन आर होता है। ना ही इसका दोस्तों ऑप्शन भी होगा, ना ही ऑप्शन सी होगा, ना ही ऑप्शन डी होगा। दोस्तों ये सब कंफ्यूजन के लिए है, लेकिन साइन आई बटा साइन आर होता है दोस्तों, वो स्नेल का नियम कहलाता है। साइन आई बटा साइन आर दोस्तों किसका होता है, तो यहाँ पर दोस्तों किसका होता है, तो ध्यान रखिएगा स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुख अक्ष के लंबवत राखी वास्तु लिया जाता है। मुख अक्ष के लंबवत राखी वास्तु लिया जाता है दोस्तों। तो कैसा लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है कि ऋणात्मक लिया जाता है कि बोथ की यहाँ पर कोई नहीं होंगे। तो दोस्तों मुख अक्ष के लंबवत राखी वास्तु कैसा होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है कि बोथ यानी कि दोनों होता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जो मुख अक्ष के लंबवत राखी दोस्तों जो वास्तु होते हैं वो धनात्मक होती है। ठीक है, धनात्मक होते हैं दोस्तों, मुख अक्ष के लंबवत राखी वास्तु धनात्मक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ये बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों, धनात्मक होते हैं मुख अक्ष के लंबवत सभी राखी वस्तुएं। चलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की फोकस दोस्तों ऋणात्मक होती है। ना इसका ऑप्शन होगा, ना ही ऑप्शन सी, ना ही ऑप्शन डी। क्या होंगे दोस्तों, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी दोस्तों क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। वहीं दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी की बात करेगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी की बात करें तो धनात्मक होगा, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात करेगा दोस्तों यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल लेंस के फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करता है उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस के फोकस दूरी दोस्तों धनात्मक होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। अवतल लेंस के फोकस दूरी कैसी होती है, तो नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। वहीं दोस्तों अवतल लेंस की बात करें तो पॉजिटिव याद रखना। ठीक है,
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। चलिए दोस्तों प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कि 2 है कि 3 है कि 1 है कि 5 है। तो प्रकाश परिवर्तन का दोस्तों 2 नियम है, ठीक है। प्रकाश परिवर्तन का दोस्तों कितने नियम है, 2 नियम है। अगर दोस्तों अपवर्तन में पूछेगा, अपवर्तन में दोस्तों पूछेगा तो भी यहाँ पर 2 नियम ही होंगे, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन में पूछेगा तो यहाँ पर दोस्तों कितने नियम है, 2 ही नियम होंगे। प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसे दोस्तों ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का है कि माध्यम के लिए क्रांति कोण का मान निर्भर करता है। माध्यम के लिए क्रांति कोण का मान निर्भर करता है। माध्यम के लिए क्रांति कोण का मान निर्भर करता है। क्रांति कोण का दोस्तों मान किस पर निर्भर करता है, प्रकाश के कारण पर कि प्रकाश के वर्ण पर कि प्रकाश पर कि तीव्रता पर। तो क्या होगा दोस्तों राइट आंसर, माध्यम के लिए क्रांति कोण का दोस्तों जो मान होता है वो प्रकाश के वर्ण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, प्रकाश के वर्ण पर निर्भर करता है दोस्तों। कौन, तो माध्यम के लिए क्रांति कोण का मान, माध्यम के लिए क्रांति कोण का मान किस पर निर्भर करेगा, तो प्रकाश के वर्ण पर। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी कहा जाता है। ध्रुव एवं फोकस की दूरी को कहा जाता है। चलिए ऑप्शन में दिया गया फोकस दूरी के फोकसांतर के बोथ की नॉन ऑफ दीज। तो कहता है दोस्तों कि ध्रुव एवं फोकस की दूरी को कहता है, ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को दोस्तों क्या कहा जाता है। देखिए फोकस दूरी और फोकसांतर दोस्तों एक है, फोकसांतर एक है, फोकस दूरी और फोकसांतर एक है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कहा है, ध्रुव एवं फोकस दूरी के बीच की दूरी दोस्तों दोनों हो जाएंगे, ठीक है। फोकस दूरी भी कहलाएगा और फोकसांतर भी कहलाएगा। क्यों, ये दोस्तों दोनों बराबर होता है। फोकस दूरी और फोकसांतर दोस्तों दोनों एक ही है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट जवाब होगा। ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी का क्या कहते हैं, फोकस दूरी या फोकसांतर। चलिए 31 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दोस्तों कैसा होता है, उल्टा होता है कि सीधा होता है कि टेढ़ा होता है कि नॉन ऑफ दीज हो जाएंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों जो हमेशा होता है वो उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है दोस्तों। किसका, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वहीं दोस्तों आभासी प्रतिबिंब पूछेगा, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब पूछेगा, आभासी दोस्तों पूछेगा तो क्या होगा, इसके विपरीत कर दीजिए, उल्टा का सीधा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब दोस्तों कैसा होता है, तो सीधा होता है। यहीं पर दोस्तों याद करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब दोस्तों सीधा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार वास्तविक प्रतिबिंब पूछा है तो उल्टा हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए बर्फ का अपवर्तनांक होता है, बर्फ का अपवर्तनांक होता है। तो बर्फ का दोस्तों जो अपवर्तनांक होता है वो दोस्तों कितना होता है, 1.31 होता है दोस्तों। ये बर्फ का अपवर्तनांक होता है, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है दोस्तों। और मैंने शुरू में बताया था दोस्तों, वायु का कितना बताया था, तो 1.0003 होता है, यह वायु का होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है क्या, बर्फ का। तो बर्फ का दोस्तों ध्यान रखिए, बर्फ का जो अपवर्तनांक होता है वो दोस्तों 1.31 होता है। वहीं दोस्तों जाल का पूछेगा तो 1.33, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर से बिल्कुल जवाब हो जाएंगे। बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए प्रकाश का क्रांतिक कोण होता है, प्रकाश का क्रांतिक कोण होता है कितना डिग्री होता है। पानी का पूछा है दोस्तों, जी हाँ पानी का पूछा, पानी का क्रांतिक कोण कितना होता है। ऑप्शन में दिया गया है 1.33 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया है 48.75 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया है कि 24.41 डिग्री, ऑप्शन डी में दिया है नॉन ऑफ दीज। तो पानी का दोस्तों पूछा है, किसका, तो पानी का पूछेगा दोस्तों तो 48.75 डिग्री किसका होता है, तो पानी का क्रांतिक कोण होता है। पानी का क्रांतिक कोण दोस्तों ध्यान रखिएगा 48.75 होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चल दोस्तों लास्ट क्वेश्चन कहता है कि हीरा का क्रांतिक कोण होता है, हीरा का क्रांतिक कोण दोस्तों कितना होता है। चलिए इसका दोस्तों लाइव चैट में आंसर कमेंट करके बताए दोस्तों कितना आपका सही हुआ है। हीरा का क्रांतिक कोण होता है तो कितना होता है दोस्तों, हीरा का क्रांतिक कोण ऑप्शन में दिया गया 24.41 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया 48.75 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया है बोथ नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर दोस्तों 24.41 डिग्री किसका दोस्तों क्रांतिक कोण होता है, तो हीरा का होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब दोस्तों। और कमेंट करके बताया दोस्तों 34 में आपको पहले से कितने दोस्तों याद थे, ठीक है दोस्तों। कमेंट करके बताया दोस्तों, कमेंट करके ये भी बताया वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल के माध्यम से।
हम आपको और सब्जेक्ट की दोस्तों तैयारी कराते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के भी अध्ययन कर सकते हो। वहाँ मैंने और सब्जेक्ट की दोस्तों प्लेलिस्ट बना दिया गया। दोस्तों इसका PDF लेना चाहते हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के दोस्तों ज्वाइन हो सकते हो। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।